हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम सॉइल मैकेनिक्स के वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज में नेक्स्ट जो हमारी क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन है, उसको हम कवर करने वाले हैं। तो इसके पीछे की वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो सॉइल मैकेनिक्स के वन लाइनर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में जाकर आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ आपकी बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी की कंप्लीट सीरीज जो आपकी है करा दी गई है, तो उसको आप जाके बिल्डिंग मटेरियल के वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज में और कंक्रीट टेक्नोलॉजी के वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज में आप जाके सही वीडियो देख सकते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? आज हम पढ़ेंगे मूल परिभाषा एवं उनमें परस्पर संबंध। ये जो हमारा चैप्टर है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सारे हम जो बेसिक डिफिनेशन होते हैं और उनके आपस में क्या रिलेशनशिप होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर आपका है और सॉइल मैकेनिक्स आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो चलिए हम इसको सभी जो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो पर इन तक बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, ठोस मृदा कण जल एवं वायु के रूप में मृदा पिंड भिन्न भिन्न संकल्पना कहलाती है। जो ठोस मृदा कण होते हैं और जल एवं वायु के रूप में मृदा पिंड की भिन्न भिन्न संकल्पना क्या कहलाती है, उसी को मृदा प्रावस्था यानी कि सॉइल फेज बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फिगर की मदद से कि सॉइल फेज आपका क्या होता है। यहाँ आप देख सकते हैं फिगर में आपको दिखाया गया है, ये आपकी सामान्य मृदा पिंड है। एक्चुअल में जो सॉइल होती है इसी प्रकार से होती है और इसके बीच बीच में कुछ वाइड्स होते हैं, खाली जगह होते हैं, रिक्तियाँ होती है। और उस रिक्तियों में क्या होता है कि इसी सॉइल के कण है, पार्टिकल्स, इनके बीच बीच में कुछ खाली जगह है। तो उसी में आपके जो खाली जगह होती है, वाइड्स होती है, उसी में जल या वायु, जो खाली जगह वाइड्स होगा उसमें या तो वायु भरी होगी या तो जल भरा होगा या फिर वायु और जल दोनों भरा होता है। तो ये सामान्य प्रकार की जो मृदा होती है इसी प्रकार से होती है, लेकिन उसको हम कल्पना करके, इमेजिन करके समझने के लिए कुछ हम इस प्रकार से उसको बनाते हैं कि इससे हमको क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए जो आपके सॉइल फेज होते हैं, 3 फेज होते हैं। एक तो आपकी आंशिक रूप से संतृप्त स्थिति में जो 3 प्रावस्था होती है, 3 प्रावस्था अगर सॉइल फेज आपको बनाना है, फिगर बनाना है, तो ये आपका होता है। और ये दोनों आपके 2 प्रावस्था 2 फेज के हैं ये डायग्राम। तो इसमें क्या होता है कि एक तो आपकी शुष्क अवस्था में होती है, एक पूर्णतः संतृप्त अवस्था में होती है और एक आपकी आंशिक रूप से संतृप्त होता है। तो इसका मतलब होता क्या है कि जब जो सॉइल होता है और उसमें जो रिक्तियां होती है, खाली जगह होती है, जब उसमें केवल वायु भरी होगी वाइड्स में, खाली जगह में, तो हमारी शुष्क अवस्था में ये कहलाएंगे। जब खाली जगह में केवल जल भरा है तो हमारा संतृप्त अवस्था कहलाएगा और जब खाली जगह में जल और वायु दोनों भरा है तो हमारा आंशिक रूप से संतृप्त ये कहलाएगा। तो इस प्रकार से सॉइल तो आपका इसमें होता ही है, लेकिन खाली जगह में जो आपके जल या वायु में से कोई भी चीज़ें अगर भरी हुई है तो उसके आधार पर हम इसको 3 पार्ट में 3 फेज इनको पढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब मृदा पिंड के रंध्र स्थान केवल जल अथवा केवल वायु से भरे होते हैं तब मृदा व्यवहार करती है। 2 प्रावस्था चित्र प्रणाली की भांति जब मृदा पिंड में मृदा पिंड के जो रंध्र होते हैं, खाली जगह होते हैं, उसमें केवल जल या फिर केवल वायु अगर जब भरे होते हैं तो मृदा जो होती है व्यवहार करती है 2 प्रावस्था चित्र प्रणाली की भांति यानी कि 2 फेज डायग्राम सिस्टम के बाद ये व्यवहार करती है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर फेज डायग्राम को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि रंध्र पूर्णतया जल से भरे होते हैं तो प्रावस्था चित्र होता है। ये आपका 2 प्रावस्था चित्र होता है। आपको बिल्कुल ये रटने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन। अगर आपको सॉइल फेज क्लियर है तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर पता चल जाता है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा है, यदि मृदा कणों के मध्य रिक्त हवा और आंशिक रूप से जल से भरी है तो मृदा कहलाती है। जब मृदा कण जो मृदा कण है उसके रिक्त में हवा भी भरी है और जल भी भरा है तो हमारी आंशिक संतृप्त मृदा कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है, यदि मृदा रंध्र पूर्ण रूप से जल से भरे हो तो मृदा कहलाती है आपकी पूर्णतः संतृप्त कहलाएगी, केवल खाली जगह में अगर जल भरा होगा तो। यदि मृदा रंध्र पूर्ण रूप से हवा से भरे हैं तो आपकी मृदा क्या कहलाएगी, शुष्क मृदा कहलाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सॉइल फेज है। सॉइल फेज अगर आपको क्लियर है तो बहुत सारे क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन सॉइल फेज से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो एक बार अगर सॉइल फेज आपका क्लियर हो गया तो बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही कर ले जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है, यदि मृदा रंध्र पूर्णतया वायु से भरे हो तो प्रावस्था चित्र होता है। तो अगर इस प्रकार से पूछे कि 2 फेज होगा कि 3 फेज होगा तो 2 फेज होगा। जब मृदा में केवल वायु भरा होगा या फिर जल भरा होगा तो आपका 2 फेज डायग्राम होगा। जब मृदा में वायु और जल दोनों भरे होंगे तो 3 फेज डायग्राम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 प्रावस्था आपकी होती क्या है और इसमें क्या क्या चीजें, वॉल्यूम क्या होता है, वेट क्या होता है।
तो चित्र में आंशिक रूप से संतृप्त मृदा की 3 प्रावस्था चित्र दिखाया गया है। चित्र में विभिन्न भारों और आयतनों को संकेत द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं। एक ये 3 फेज डायग्राम है और इसको हम बोलते हैं पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल, क्योंकि इसमें जो खाली जगह है इसमें वायु भी है और जल भी है। ये आपका कैसे होता है, ये जो सॉइल है ये पार्ट आपका सॉइल का होता है और ये टोटल जो पार्ट है जिसमें जल और वायु भरा हुआ है ये आपका खाली जगह होता है, रिक्त स्थान, जिसको हम वाइड्स बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम वाइड्स बोलते हैं। तो अब क्या होगा, एक साइड में आपको दिखाया गया वेट, दूसरे साइड में दिखाया गया वॉल्यूम। इसको हम क्लियर समझ लेते हैं। जो आपका एयर का वेट होगा, इतना जो वेट होगा एयर का, एयर के पार्ट का हमारा वी ए से हम इसको डिनोट करेंगे। ये आपका एयर है, वी आपका वॉल्यूम है। वाटर का वेट अगर हम दिखाएंगे तो इतने, ये जो डिस्टेंस है वाटर का वेट दिखाया गया इसमें, तो ये आपका वी डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। और सॉलिड का वेट जब हम दिखाते हैं तो वी एस से डिनोट करते हैं। और एक चीज़ और आप ध्यान देंगे कि जो आपका ये एयर और वाटर फिल हुआ है खाली जगह में, तो ये टोटल जो खाली जगह, अगर इसका वॉल्यूम हम निकालें तो ये आपका क्या है, वाइट से, और इसका टोटल आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी वी, इसको हम वी वी से डिनोट करते हैं, जिसमें आपका वी वी किसके बराबर हो जाएगा, वी ए प्लस वी डब्ल्यू के हो सकता है। ठीक है, ये जो टोटल खाली जगह आपका वीवी है इसको वाइट्स बोलते हैं, और वी आपका ये वॉल्यूम है और ये वी आपका वाइट्स है। तो वीवी से इसको डिनोट करते हैं, जो आपको दिखाया भी गया है यहाँ पर फिगर में। और ये किसके बराबर होगा, एयर के वॉल्यूम के और वाटर के वॉल्यूम के, इनके दोनों के वॉल्यूम के बराबर होगा, इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये आपका हो गया टोटल, ये वीवी, ये वाइट्स है। और टोटल अगर हम वॉल्यूम की बात करें जिसमें एयर, वाटर और सॉलिड तीनों होंगे तो आपका होगा कैपिटल वी। तो ये आपका हो गया वॉल्यूम। इसी प्रकार से वेट भी होता है। अगर एयर की केवल वेट की बात करें तो हम डब्ल्यू ए से डिनोट करेंगे। वाटर के वेट की बात करें तो डब्ल्यू डब्ल्यू से, ये डब्ल्यू आपका वेट है और ये आपका एयर है। सॉलिड की बात करें वेट की तो डब्ल्यू एस से हम इसको डिनोट करते हैं। और यहाँ पर जो एयर का वेट होता है उसको नेग्लेक्ट लेके चला जाता है, इसका वेट जो होता है आपका शून्य होता है, जीरो होता है, इसको नहीं लिया जाता, तो यहाँ पर डब्ल्यू इक्वल टू जीरो हो जाता है। और अगर हम ये टोटल बात करें जो आपका वाइट्स है तो इसका वेट आपका क्या हो जाएगा, डब्लू वी, यानी कि ये वाइट्स है, ये वी आपका वाइट्स है और ये डब्लू आपका वेट है। ये किसके बराबर होता है, डब्लू ए प्लस डब्लू डब्लू के, यानी कि एयर के वेट के और वाटर के वेट के। लेकिन यहाँ पर एयर का वेट जीरो है तो एयर के जगह पे, एयर के वेट की जगह पे जब जीरो हम रखेंगे यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा, डब्लू वी जो होगा डब्लू डब्लू के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो ये पूरा वाइट्स का जो वेट है ये आपका किसके बराबर होगा, ये जल के भार के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो वायु का भार है वो आपका जीरो होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, डब्ल्यू वी इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू के बराबर। अगर टोटल वेट की हम बात करें एयर, वाटर एंड सॉलिड मिला के, तो आपका कैपिटल डब्ल्यू से इसको हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका वी यानी कि आयतन को हम कैसे डिनोट करते हैं और वाटर वेट को हम कैसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, मृदा के कुल रंध्रों तथा ठोस कणों के आयतन अनुपात को परिभाषित किया जाता है। तो जो कुल रंध्र होता है और ठोस कणों का आयतन होता है उसको रिक्तता अनुपात यानी कि वाइड्स रेशियो बोलते हैं। यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, रिक्तता अनुपात यानी कि वाइड रेशियो हम इसको बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा रिक्तता अनुपात प्रदर्शित किया जाता है। रिक्तता अनुपात को किससे हम प्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। रिक्तता अनुपात को जो स्मॉल ई लिखा होता है ये हमारा रिक्तता अनुपात होता है, वाइड रेशियो होता है। नेक्स्ट हमारा है रिक्तता अनुपात का सूत्र होता है, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, इसका जो सॉलिड होता है वो इसका सूत्र होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई इक्वल टू स्मॉल ई इक्वल टू वी वी अपॉन वी एस। ये जो आपका वॉल्यूम है ये आपका कैपिटल वाला है, ये आपका वॉल्यूम है, और स्मॉल वाला वाइड्स है यहाँ पर सॉलिड। तो रिक्तता अनुपात को हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, तो ई इक्वल टू वी वी अपॉन वी एस। नेक्स्ट हमारा है रिक्तता अनुपात का मान होता है हमेशा शून्य से अधिक। जो रिक्तता अनुपात होता है, वाइड रेशियो होता है, उसका मान आपका हमेशा शून्य से अधिक होता है। नेक्स्ट हमारा है यदि रिक्तता अनुपात का मान अधिक है तो मृदा में रंध्र स्थान होंगे। यदि रिक्तता अनुपात का मान अधिक है तो मृदा में रंध्र स्थान जो होंगे अधिक होंगे। जो वाइड्स होता है, खाली जगह होता है, उसी को रिक्तता वाइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर रिक्तता अनुपात का मान अधिक है तो खाली जगह भी वहाँ पर अधिक होंगे। नेक्स्ट हमारा है मृदा के कुल रंध्र स्थानों का आयतन तथा मृदा पिंड के कुल आयतन के अनुपात को परिभाषित किया जाता है। तो ये हमारा सरंध्रता यानी कि पोरोसिटी, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है सरंध्रता। रिक्तता अनुपात और सरंध्रता ज्यादा पूछा जाता है। तो जो मृदा के कुल रंध्र स्थानों का आयतन होता है यानी कि टोटल रंध्र स्थानों का आयतन वी वी, तथा मृदा पिंड के कुल आयतन के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, इसको हम सरंध्रता बोलते हैं यानी कि पोरोसिटी बोलते हैं। ये आपका देखिए कितनी बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसको आप जरूर इनके फार्मूले को याद रखिए। नेक्स्ट हमारा है मृदा की सरंध्रता जो होती है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको हम स्मॉल एन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एन आपका होता है सरंध्रता पोरोसिटी, और स्मॉल ई आपका होता है रिक्तता अनुपात वाइड रेशियो।
सरलता का सूत्र क्या होता है, तो n इजकल टू स्मॉल n इजकल टू वी अपन वी, जो आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड्स और टोटल वॉल्यूम ये आपका होता है। नेक्स्ट हमारा है सरलता के मान का परास होता है, इनका रेंज क्या होता है, यानी कि मिनिमम इनकी वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो 0 से 1 के बीच में इनकी वैल्यू होती है सरलता की। नेक्स्ट हमारा सरलता का मान कभी नहीं हो सकता है शून्य के बराबर अथवा शून्य से कम, 0 से अधिक ही होगा, यहाँ पर आपको दिखाया गया है, और 1 से आपका कम होगा, तो शून्य के बराबर अथवा शून्य से कम कभी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है सरलता का मान कभी नहीं हो सकता 1 के बराबर अथवा 1 से अधिक, तो 0 से 1 जो इनकी रेंज दिखाई गई इसी के बीच में होता है, 0 नहीं हो सकता, 0 से कम नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, या फिर 1 से अधिक है, 0 से 1 के बीच में ही रहता है ये। नेक्स्ट हमारा है यदि रंध्रों का आयतन ठोस कणों के आयतन के बराबर है तो सरलता और रिक्तता अनुपात का मान होगा। यदि यदि जो रंध्र का आयतन है ठोस कणों के आयतन के बराबर है तो आपका सरलता और रिक्तता अनुपात का मान क्या होगा, 0.5 और 1 होगा। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर हम निकाल सकते हैं सरलता क्या होती है, रिक्तता अनुपात का फार्मूला क्या होता है, रिक्तता अनुपात आपका होता है वी अपन वी एस, और सरलता होता है आपका वी अपन वी। तो आप क्या कर सकते हैं, रंध्रों का आयतन ठोस कणों के आयतन के बराबर है, तो रंध्रों का जो आयतन होता है आपका वी होता है, और ठोस कणों का आयतन आपका क्या होता है, वी होता है, वी एस होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको अगर रिक्तता अनुपात निकालना है तो वी अपन वी निकालना है, और सरलता निकालना है तो वी अपन रिक्तता अनुपात वी अपन वी एस, सरलता आपका वी अपन वी। तो यहाँ से आप डायरेक्ट रख सकते हैं ये जो आपका आयतन रंध्रों का आयतन ठोस कणों के आयतन के बराबर, यानी कि वी अपन वी एस के बराबर होगा। तो यहाँ से आप वैल्यू रख के और उसको जब फार्मूला में पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.5 और 1। नेक्स्ट हमारा है यदि मृदा की सरलता लगभग 33% है तो रिक्तता अनुपात लगभग होगा। इसका n की वैल्यू दी गई है, सरलता को हम n से डिनोट करते हैं 33%। हमेशा जो इनकी वैल्यू होती है सरलता और रिक्तता अनुपात को हम परसेंटेज में ही दिखाते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 33% है तो इसको सबसे पहले हम पॉइंट में चेंज कर लेंगे, तो परसेंटेज को हम पॉइंट में चेंज कर लेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से पॉइंट में आपका आ जाएगा 0.33, तो n की वैल्यू होगी 0.33, और रिक्तता अनुपात हमको e की वैल्यू निकालनी है, तो E=2 होता है, e और n में रिलेशन भी होता है, तो इसका शॉर्ट फार्मूला आपका E=n अपन 1 माइनस n, तो n की वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी आपकी 0.5, और इसको हम परसेंटेज में दिखाते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 50%। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, सरलता दे देता है, रिक्तता अनुपात पूछता है, या फिर रिक्तता अनुपात दे देता है, सरलता पूछता है, तो इसका जो आपस में रिलेशन होता है ई और एन का, उसका फार्मूला हम जरूर याद रखेंगे, E=n अपन 1 माइनस n, या फिर n=e अपन 1 प्लस ई, ये दोनों फार्मूला में याद रखेंगे। कोई भी एक वैल्यू हमको मिली हुई है ई या एन की, तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है यदि मृदा का रिक्तता अनुपात 100% है तो सरलता का मान होगा, तो सरलता का मान आपका कितना होगा, 50% होगा, यदि रिक्तता अनुपात का मान मृदा का रिक्तता अनुपात का मान 100% है तो। नेक्स्ट हमारा है यदि आंशिक रूप से संतृप्त मृदा का संतृप्त अंश 80% है तो मृदा में हवा की मात्रा होगी, तो संतृप्त अंश जो होगा इसका अगर 80% है तो हवा की मात्रा कितनी होगी, 20% होगी। नेक्स्ट हमारा है बलुआ मिट्टी का रिक्तता अनुपात लगभग होता है 0.30 या फिर 30% हम इसको बोल सकते हैं, जो बलुआ मिट्टी होता है उसका ये रिक्तता अनुपात है। नेक्स्ट हमारा है मृदा पिंड का रिक्तता अनुपात का मान हो सकता है, तो मृदा पिंड के रिक्तता अनुपात का मान 0 से अधिक कोई भी मान हो सकता है। एक पूर्णतः संतृप्त मृदा कहलाती है, मृदा ठोस एवं जल के साथ द्रव प्रावस्था प्रणाली। ये पूर्णतः संतृप्त मृदा क्या कहलाएगी, इसका जो सॉइल फेज बनेगा आपका टू फेज डायग्राम इसका बनेगा, एक तो आपका होगा संतृप्त है पूर्णतः, तो इसमें क्या होगा, जितने भी खाली जगह होंगे उसमें आपका वाटर होगा और ये आपका सॉलिड होगा, तो ये 2 फेज डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट हमारा एक पूर्णतः संतृप्त मृदा कहलाती है, मृदा ठोस एवं जल के साथ द्रव प्रावस्था प्रणाली। नेक्स्ट हमारा है एक शुष्क मृदा कहलाती है, तो ये भी आपकी क्या कहलाएगी, ये भी आपकी 2 फेज डायग्राम होगा, मृदा ठोस एवं वायु का, क्योंकि इसमें भी आपके जो आपका डायग्राम बनेगा सॉइल फेज का 2 फेज होगा, टोटल जो खाली जगह में वायु होंगी और नीचे आपका यहाँ पर एयर होगा, यहाँ पर सॉलिड होगा, तो 2 फेज डायग्राम ये भी होगा जब मृदा आपकी शुष्क होगी, तो क्योंकि खाली जगह में केवल वायु भरी है। नेक्स्ट हमारा है मृदा पिंड में जल तथा रंध्रों के आयतन के अनुपात को परिभाषित किया जा सकता है, तो संतृप्त अंश से जो आप डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है इससे हम इसको परिभाषित करते हैं, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है और वॉल्यूम ऑफ वाइड्स होता है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन से। संतृप्त अंश प्रदर्शित किया जाता है, तो संतृप्त अंश जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है इसको हम कैपिटल एस के द्वारा डिनोट करते हैं। संतृप्त अंश का सूत्र क्या है, जो अभी बताया गया, कैपिटल एस इक्वल टू वी डब्ल्यू अपन वी वी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स।
नेक्स्ट हमारा है संतृप्त अंश के मान का परास होता है। संतृप्त अंश कितना हो सकता है, तो 0 से 1। ठीक है, संतृप्त अंश का न्यूनतम मान हो सकता है 0, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0 इज इक्वल टू, ठीक है, तो 0 से इनका जो संतृप्त अंश है मिनिमम इनका मान 0 हो सकता है, या फिर 0 से अधिक जो मान होगा इनका हो जाएगा, और 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से कम होगा, 1 से ज़्यादा आपका नहीं होगा। संतृप्त अंश का अधिकतम मान होता है 1 या 100%। अधिकतम जो मैक्सिमम इनकी वैल्यू है 1 होती है, या फिर 100% बोल सकते हैं, और मिनिमम होती है 0। नेक्स्ट हमारा है शुष्क मृदा का संतृप्त अंश होता है। तो जो शुष्क मृदा होगी उसमें वाटर होगा ही नहीं, तो उसमें जो संतृप्त अंश होगा बिल्कुल आपका 0 होगा। नेक्स्ट हमारा है पूर्णतः संतृप्त मृदा का संतृप्त अंश, जो बिल्कुल शुष्क होगी जिसमें जल है ही नहीं, तो उसका जो संतृप्त अंश होगा, डिग्री ऑफ सेचुरेशन होगा, वो 0 होगा। इसको समझना है, रटना नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो आपका है कि जब संतृप्त मृदा का जो संतृप्त अंश होता है, जो पूर्णतः संतृप्त होंगी, यानी कि पूर्णतः संतृप्त कम होंगी जब उनके खाली जगह में केवल जल भरा होगा, तब क्या होगा, उसमें हवा बिल्कुल नहीं होगी, तो उनकी जो संतृप्त अंश होगी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन बिल्कुल 100% होगी, या फिर 1 भी हम उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है आंशिक संतृप्त मृदा का संतृप्त अंश होता है 0 से 1, यानी कि 0 से 1 के बीच में होगा। 0 से 100% के, अगर परसेंट की बात करें तो 0 से 100% के बीच में ये हो सकता है आंशिक संतृप्त का, क्योंकि इसमें जल भी होता है और वायु भी होती है। नेक्स्ट हमारा है मृदा पिंड में वायु का आयतन तथा रंध्रों के आयतन के अनुपात को परिभाषित किया जाता है। तो जो वायु का आयतन होता है VA, यानी और रंध्रों का जो आयतन होता है VB, इनके अनुपात को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एयर कंटेंट, जिसको हम स्मॉल AC से डिनोट करते हैं। वायु अंश, वायु अंश का सूत्र है, यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है, AC इक्वल टू VA अपॉन VB, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। नेक्स्ट हमारा है वायु अंश के मान का परास होता है। तो इसका रेंज होता है 0 से 1 के बीच में। मिनिमम आपका 0 हो सकता है, मैक्सिमम आपका 1 हो सकता है, इससे अधिक नहीं होगा। तो ये सभी जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉइल मैकेनिक्स का। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें अगर वीडियो पसंद आ रही है तो, वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। वायु अंश के मान का परास आपका 0 से 1 के बीच में होता है, और वायु अंश का जो न्यूनतम मान होता है वो आपका 0 होगा, और इसका मैक्सिमम मान कितना होगा, 1 या 100%। पूर्णतः संतृप्त मृदा के लिए वायु अंश का मान होता है। अब यहाँ पर भी वही सारे केस आएंगे, ये तीनों केस आपको हर जगह मिलेंगे। एक तो आपका पूर्णतः संतृप्त, यानी कि पूर्णतः संतृप्त है तो केवल जल है, पूर्णतः शुष्क है तो केवल वायु है, अगर आंशिक है तो उसमें जल और वायु दोनों है। ये चीजें आप जरूर याद रखिए। अगर आपको पूर्णतः संतृप्त में वायु की मात्रा पूछी जा रही है, तो जब पूर्णतः संतृप्त है ये आपको क्लियर है कि जब उसमें केवल जल होगा, वायु है ही नहीं, तो वायु की मात्रा उसमें क्या होगी, 0 होगी। अगर पूर्णतः संतृप्त है और उसमें जल की मात्रा पूछी जा रही है, तो उसमें वायु जब है नहीं तो जल की मात्रा क्या होगी, 100% होगी। तो ये आपको क्लियर जो इसका पॉइंट है उसको समझना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना है, ऐसे बिल्कुल रटने से ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। शुष्क मृदा के लिए वायु अंश का मान होता है। तो शुष्क जो मृदा होगी, ड्राई सॉइल होगी, उसमें आपका जल बिल्कुल नहीं होगा, केवल वायु होगी, तो वायु की मात्रा कितनी होगी, 100% होगी पूरी आपकी, 1 या 100% उसको हम बोल सकते हैं। आंशिक संतृप्त मृदा के लिए वायु अंश का मान होता है। तो जब आंशिक है तो जो उनकी रेंज है उसके बीच में होगी, ये चीजें आप ध्यान रखेंगे दोनों में। नेक्स्ट हमारा है संतृप्त अंश तथा वायु अंश का एक दूसरे से संबंधित है। ये आपका AC + S = 1 द्वारा, जो आपका संतृप्त अंश होता है और वायु अंश होता है एयर कंटेंट, तो ये आपका ये दोनों, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये 1 के बराबर होते हैं, इसके द्वारा हम इसको ये संबंधित है। तो यहाँ से अगर किसी भी एक की वैल्यू हमको पता है तो दूसरे का हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है वायु का आयतन तथा मृदा पिंड का कुल आयतन के अनुपात को परिभाषित किया जा सकता है। तो इसको हम प्रतिशत वायु रंध्र के द्वारा परिभाषित करते हैं। जो वायु का आयतन होता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर, और मृदा पिंड का कुल आयतन जो होता है V, उसको हम किससे परिभाषित करते हैं, प्रतिशत वायु रंध्र से, जिसको हम NA से डिनोट करते हैं, स्मॉल NA से। प्रतिशत वायु रंध्र दर्शाया जाता है स्मॉल NA के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है प्रतिशत वायु रंध्र का सूत्र है NA = VA अपॉन V, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारा है प्रतिशत वायु रंध्र के मान का परास होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। इसका मान 0 हो सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम हो सकता है 1, इनके बीच में भी हो सकता है। यहाँ पर प्रतिशत वायु रंध्र का न्यूनतम मान होता है 0, न्यूनतम मान इनका रेंज है 0 से 1 के बीच में। प्रतिशत वायु रंध्र का मान नहीं हो सकता 1 के बराबर, 1 के बराबर नहीं हो सकता। 1 से आपका यहाँ पर देखिए नॉट इक्वल टू नहीं है इसके बराबर, यानी कि 0 हो सकता है, 0 से अधिक हो सकता है, लेकिन 1 नहीं होगा, 1 से कम हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है
पूर्णतः संतृप्त मृदा के लिए प्रतिशत, ये तीनों केस आपको हर जगह मिलेंगे। अब पूर्णतः संतृप्त, शुष्क और आंशिक। तो पूर्णतः संतृप्त के लिए क्या होगा, प्रतिशत वायुरंध्र आपका 0 होगा, क्योंकि पूर्णतः जब संतृप्त है तो केवल जल है, वायु है नहीं, तो 0 हो गया। शुष्क अथवा आंशिक संतृप्त मृदा के लिए प्रतिशत वायुरंध्र का मान होता है 0 से 1 के मध्य। जो शुष्क होगा उसमें भी वायु होगी और वायुरंध्र का ही मान पूछा जा रहा है, और आंशिक संतृप्त होगा तो उसमें भी वायु होगी। तो इन दोनों केस में आपका 0 से 1 के मध्य होगा। नेक्स्ट हमारा है प्रतिशत वायुरंध्र और सरलता एक दूसरे से संबंधित है, तो ये आपका Na=AC दूसरे से संबंधित है। तो ये कैसे संबंधित है, Na=AC×N। तो प्रतिशत वायुरंध्र है और ये आपका सरलता एक दूसरे से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है मृदा पिंड में जल के भार तथा मृदा ठोस के अनुपात को परिभाषित किया जाता है, जिसको हम जलांश यानी कि वाटर कंटेंट बोलते हैं। जो मृदा पिंड में जल का भार होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन मृदा ठोस के आयतन, वॉल्यूम, ठीक है। भार अपन वॉल्यूम जो होता है W/V आपका वाटर कंटेंट कहलाता है। जो जलांश को जाना जाता है किसके द्वारा, नमी की मात्रा जानते हैं, नमी की मात्रा से जलांश प्रदर्शित किया जाता है, तो स्मॉल w के द्वारा हम इसको प्रदर्शित करते हैं। जलांश का सूत्र होता है स्मॉल w=WW/WS, यानी कि वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100। इसको हम परसेंटेज में दिखाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रकृति में महीन कणीय मृदा स्थूल कणीय मृदा की तुलना में प्राकृतिक नमी का मान रखती है अधिक। जो महीन कणीय मृदा होती है स्थूल कणीय मृदा की तुलना में प्राकृतिक नमी का अधिक मान ये रखती है। जलांश का मान होता है, जलांश का मान आपका 0% से आपका कम ही होगा। नेक्स्ट हमारा है जलांश का न्यूनतम मान हो सकता है 0, न्यूनतम मान इनका कितना होगा, 0 हो सकता है। जलांश का अधिकतम मान हो सकता है अनंत, अधिकतम मान आपका अनंत होगा। 0% से आपका, ये आपको दिखाया गया यहाँ पर, जो जलांश है उसका मान कितना हो सकता है, 0% से आपका मिनिमम 0 है और मैक्सिमम आपका अधिकतम अनंत तक हो सकता है। यदि जलांश का मान 0 है तो मृदा होगी, मृदा आपकी शुष्क मृदा होगी। जलांश अगर 0 है तो, यदि जलांश का मान 0 है तो संतृप्त अंश होगा, संतृप्त अंश आपका 0 होगा क्योंकि जलांश है ही नहीं। संसंजनहीन मृदा की सबसे ढीली अवस्था में रिक्त अनुपात और प्राकृतिक अवस्था में रिक्त अनुपात के अंतर तथा इसकी सबसे ढीली अवस्था में रिक्त अनुपात और सबसे सघन अवस्था में रिक्त अनुपात के अंतर के अनुपात को परिभाषित किया जाता है। ये आपकी है रिलेटिव डेंसिटी या फिर डेंसिटी इंडेक्स। इसको हम Emax माइनस ई अपॉन Emax माइनस ई मिनिमम से डिनोट करते हैं, जो इनका फार्मूला है। तो संसंजनहीन मृदा की सबसे ढीली अवस्था में रिक्ति अनुपात, ढीली अवस्था में यानी कि Emax, ढीली अवस्था में जो आपका होता है लूज अवस्था में जो होती है, लूज इनका स्टेट होता है, तो उसको हम Emax से डिनोट करते हैं, माइनस प्राकृतिक ढीली अवस्था में रिक्त अनुपात और प्राकृतिक अवस्था में रिक्त अनुपात के अंतर, यानी कि ढीली अवस्था में Emax, प्राकृतिक अवस्था में E आपका हो गया। तो Emax माइनस ई अपॉन क्या होगा, सबसे सघन अवस्था में, सबसे सघन अवस्था में आपका क्या होगा, ढीली अवस्था में रिक्त अनुपात और सबसे सघन अवस्था में रिक्त अनुपात के अंतर के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि आपका ढीली अवस्था को हम Emax से डिनोट करते हैं, सघन अवस्था को ई मिनिमम से। तो Emax माइनस ई अपॉन Emax माइनस ई मिनिमम इनका फार्मूला होता है डेंसिटी इंडेक्स का। घनत्व सूचकांक के सापेक्ष घनत्व हम इसी को बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। इसको आप जरूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी इंडेक्स या फिर रिलेटिव डेंसिटी हम इसको बोलते हैं। घनत्व सूचकांक के सापेक्ष घनत्व प्रदर्शित किए जाते हैं, तो इसको हम आईडी से जब लिखते हैं तो इसको हम डेंसिटी इंडेक्स बोलते हैं, और DR से लिखते हैं तो इसको हम रिलेटिव डेंसिटी के नाम से जानते हैं। है एक ही चीज। घनत्व सूचकांक का सूत्र होता है, इसको हम आईडी से अगर डिनोट करें तो Emax माइनस ई अपन Emax माइनस ई मिनिमम। Emax आपका ढीली अवस्था में है, लूज स्टेट में, और ई मिनिमम आपका सघन अवस्था में है। नेक्स्ट हमारा है स्थूल कड़ी मृदा के लिए मृदा के प्राकृतिक जमाव की सघनता अथवा ढीलापन की डिग्री को मापा जा सकता है, तो उसके सापेक्ष घनत्व के पद में उसको मापा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है यदि सापेक्ष घनत्व अधिक है तो कर्दार मृदा होगी। सापेक्ष घनत्व अधिक होगा तो आपकी कर्दार मृदा क्या होगी, सघन होगी, डेंस होगी। यदि सापेक्ष घनत्व का मान अधिक है तो कर्दार मृदा रखती है अधिक अपरूपण सामर्थ्य तथा कम संपीड्यता ये रखती है। नेक्स्ट हमारा है मृदा की सबसे ढीली अवस्था में सापेक्ष घनत्व का मान होता है, तो सबसे जो लूज स्टेट होता है उसमें आपका सापेक्ष घनत्व का मान, रिलेटिव डेंसिटी का मान आपका क्या होता है, 0 होता है। मृदा की सबसे सघन अवस्था में सापेक्ष घनत्व का मान कितना होता है, सघन अवस्था में आपका जो डेंस इनका स्टेट होता है उसमें आपका 100% होता है। घनत्व सूचकांक का मान ज्ञात करते हैं, केवल संसंजनहीन मृदाओं के लिए हम घनत्व सूचकांक का मान ज्ञात करते हैं, जो डेंसिटी इंडेक्स होता है उसको ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट हमारा घनत्व सूचकांक के मान का परास होता है, इसका मान आपका हो सकता है 0 से अधिक, तो फिर 1 से कम या 1 के बराबर।
नेक्स्ट हमारा है एकांक आयतन का जल भार कहलाता है जल का इकाई भार। एकांक आयतन का जल भार जो होता है वो आपका यूनिट वेट ऑफ वाटर कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है जल का इकाई भार दर्शाया जाता है तो इसको हम गामा डब्ल्यू से इसके द्वारा हम इसको दर्शाते हैं जल के इकाई भार को। नेक्स्ट हमारा है सीजीएस प्रणाली में जल का इकाई भार होता है तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सीजीएस प्रणाली में जल का इकाई भार होता है। एमकेएस प्रणाली में जल का इकाई भार होता है तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट हमारा है मृदा ठोस का भार तथा मृदा ठोस के आयतन के अनुपात को कहते हैं मृदा ठोस का इकाई भार। तो मृदा ठोस का भार होता है और मृदा ठोस के आयतन होते हैं उसके अनुपात को हम मृदा ठोस का इकाई भार यानी कि यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इसको हम बोलते हैं। मृदा ठोस का इकाई भार दर्शाया जाता है गामा एस के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है मृदा ठोस का इकाई भार होता है तो गामा एस इक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन वी एस। नेक्स्ट हमारा है वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ही होता है। कार्यस्थल पर मृदा का इकाई आयतन का भार कहलाता है तो इसको हम स्थूल इकाई भार बोलते हैं बल्क यूनिट वेट। जो कार्यस्थल पर मृदा का इकाई आयतन होता है उसको हम बल्क यूनिट वेट बोलते हैं। स्थूल इकाई भार प्रदर्शित किया जाता है गामा टी अथवा गामा बी अथवा गामा के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है स्थूल इकाई भार को यह भी कहा जाता है इसको हम स्थूल घनत्व के नाम से भी जानते हैं बल्क डेंसिटी के नाम से भी। नेक्स्ट है शुष्क अवस्था में मृदा का भार तथा मृदा के आयतन का अनुपात कहलाता है तो शुष्क अवस्था में जो मृदा का भार और मृदा के आयतन का अनुपात होगा उसको हम शुष्क घनत्व अथवा शुष्क इकाई भार के नाम से जानते हैं। जो ड्राई डेंसिटी आपका होता है या फिर ड्राई यूनिट वेट इसको हम किससे डिनोट करते हैं ड्राई यूनिट वेट को शुष्क घनत्व को तो इसको हम गामा डी के द्वारा इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है संतृप्त अवस्था में मृदा का भार तथा मृदा के आयतन का अनुपात कहलाता है जिसको हम संतृप्त इकाई भार सैचुरेटेड यूनिट वेट इसको हम बोलते हैं। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं संतृप्त इकाई भार को तो इसको हम गामा सैट के द्वारा सैचुरेटेड ये सैट आपका सैचुरेटेड को डिनोट करता है तो गामा सैट के द्वारा इसको हम प्रदर्शित करते हैं संतृप्त इकाई भार को। नेक्स्ट हमारा मृदा का पानी में भार तथा उसके आयतन का अनुपात कहलाता है तो निम्नगन घनत्व अथवा निम्नगन इकाई भार जो सबमर्ज्ड डेंसिटी होती है वो आपका पानी में मृदा का पानी में भार तथा उसके आयतन का अनुपात ये कहलाता है। अधिकतम घनत्व होता है तो मृदा ठोस घनत्व अधिकतम घनत्व आपका मृदा ठोस घनत्व होता है। न्यूनतम घनत्व होता है निम्नगन घनत्व ये न्यूनतम घनत्व होता है। पूर्णतः संतृप्त मृदा का इकाई भार होता है तो पूर्णतः संतृप्त मृदा का इकाई भार गामा सेट इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस सी अपन 1 प्लस सी। तो ये सारे फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है मृदा का घनत्व सूचकांक प्रदर्शित करता है तो सापेक्ष ठोसपन जो रिलेटिव कम्पैक्टनेस होता है वो इसको प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट हमारा शून्य वायुरंध्र पर मृदा का इकाई भार निर्भर करता है तो जल के इकाई भार पर जलांश पर और विशिष्ट गुरुत्व पर ये निर्भर करता है। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन इतना ही था आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे सॉइल मैकेनिक्स के अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है बहुत सारे चैप्टर हैं तो उसको हम कवर करेंगे। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ